स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट बायोलॉजी का टॉपिक। हमारा ये टॉपिक है भ्रूण परिवर्धन। ये टॉपिक जीव विज्ञान के तीसरे चैप्टर से है। हम इस तीसरे चैप्टर में अभी तक कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे इससे पहले की पूर्व की क्लास में हमने डिस्कस किया था भ्रूण पोष के बारे में। भ्रूण पोष कितने प्रकार का होता है और इसका कार्य क्या होता है, इसके संदर्भ में पढ़ा था। उससे पहले हमने परागण, परपरागण, स्वपरागण के लिए अनुकूलन और असंगता के बारे में पढ़ा था। निषेचन को हमने दो भागों में पढ़ा था, निषेचन के पहले भाग और दूसरे भाग के माध्यम से। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उस भ्रूण कोश में दो प्रकार की कोशिकाएं रह जाती है। इसके अलावा एंटीपोडियल सेल्स और सारी कोशिका नष्ट हो जाती है। तो इस भ्रूण कोश में कौन सी संरचना रही कि एक त्रिगुण कोशिका होती है जो भ्रूण पोष का निर्माण करती है। भ्रूण पोष कितने प्रकार का होता है ये हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब भ्रूण पोष का जब पूर्ण विकास हो जाता है तो उस समय के बाद में भ्रूण का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब सेकेंड कोशिका की बात करें जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात एम्ब्रियो सेक में बनी रहती है, वो होती है द्विगुणित युग्मनज। क्या कहलाएगी? द्विगुणित युग्मनज। ये युग्मनज परिवर्तित होकर किसमें कई प्रकार के विभाजन होकर के भ्रूण का निर्माण होता है। इस क्रिया को भ्रूण परिवर्धन अथवा भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या नाम देंगे? भ्रूणोद्भव अथवा एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या परिभाषा होती है? युग्मनज में कई समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव या भ्रूण परिवर्तन कहते हैं। तो आज हम भ्रूण परिवर्तन किस प्रकार का होता है इसके संदर्भ में बात करते हैं। पादप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में भ्रूण परिवर्तन अलग होता है और द्विबीजपत्री पादपों में अलग प्रकार का भ्रूण परिवर्तन होता है। हम पहले द्विबीजपत्री में पढ़ेंगे, उसके बाद में एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है इसके संदर्भ में बात करेंगे। द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले हैंस्टीन के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक का नाम क्या था? हैंस्टीन। और इन्होंने जिस पादप में भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किया था वो पादप था कैप्सेला। कौन सा है? कैप्सेला ब्रोसा पेस्टोरिस। ये पूरा पादप है। ये पादप फैमिली क्रूसीफेरी का मेंबर है। कौन सा कुल का है? क्रूसीफेरी, अथवा हम उसको ब्रेसिकेसी कहते हैं। इसीलिए इस भ्रूण परिवर्तन को क्रूसीफेरी प्रकार का या क्रूसीफेरोड प्रकार का कहा जाता है। पादपों में यदि भ्रूण परिवर्तन के प्रकार देखें तो एक तो होता है एक बीजपत्री भ्रूण और दूसरा कौन सा होता है? द्विबीजपत्री। पहले हम बात करते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का। तो अध्ययन किया था हैंस्टीन ने, पादप था कैप्सुला। प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे किस प्रकार से एक युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बीजांड है, और ये बीजांड है वो एनाट्रोपस प्रकार का या प्रति प्रकार का बीजांड है। हम भ्रूण परिवर्तन को पढ़ रहे हैं, इसलिए इस बीजांड के अंदर केवल कोशिका को हम निरूपित कर रहे हैं। कौन सी कोशिका? युग्मनज कोशिका। ये युग्मनज कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। सबसे पहले युग्मनज के आकार में थोड़ी सी वृद्धि होती है।
वृद्धि होने के बाद में बड़े आकार का युग्मनज हो जाता है। तो ये युग्मनज किस में है? भ्रूणकोश में। इस युग्मनज में भी दो सिरे होते हैं, क्योंकि युग्मनज कहाँ स्थित है? भ्रूणकोश में। तो एक तो बीजांडद्वारीय सिरा होगा और दूसरा निभागीय सिरे होगा। तो हम लिख सकते हैं उसको, हम ये तो है निभागीय सिरा, और नीचे जो स्थित है उसको नाम देते हैं बीजांडद्वारीय सिरा। सबसे पहले इस युग्मनज में आकार में वृद्धि होने के पश्चात एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और वो भी अनुप्रस्थ विभाजन कौन सा प्रकार का होगा? असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन, परिणत विभाजन, अपनत विभाजन, ये सभी तल के आधार पर होने वाले समसूत्री विभाजन है। तो कौन सा हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और वो भी कैसा हुआ? असमान। इसके फलस्वरूप एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनी। जो बड़ी कोशिका है वो बीजांडद्वारीय सिरे की ओर है, जो छोटी कोशिका है वो निभागीय सिरे की ओर है। तो ये जो शीर्षक कोशिका है, इसको हम शीर्षक कोशिका या एपिकल सेल्स कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? शीर्षक कोशिका और एपिकल सेल। और दूसरी कोशिका है वो है आधारीय कोशिका। कितनी कोशिका बन गई? दो। निभागीय सिरे की ओर शीर्षक कोशिका, छोटी कोशिका, बीजांडद्वारीय सिरे की ओर बड़ी कोशिका, आधारीय कोशिका। आधारीय कोशिका में तो अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, लेकिन शीर्षक कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ। इससे सबसे पहले चार कोशिकीय संरचना बनी। इसको हम टी शेप का भ्रूण के नाम से जाना जाता है। आकार कैसा हुआ? टी शेप का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आधारीय कोशिका में आवश्यकता अनुसार केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इसके फलस्वरूप एक कोशिका, दो कोशिका बनी, और दो कोशिका से फिर कितनी कोशिका बनी? तीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ। जो तीन कोशिकीय या फिर और आगे जाकर के इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, तो आवश्यकता अनुसार 7 से 8 कोशिका तो 10 कोशिकीय लंबे तंतुल संरचना का निर्माण होगा। इस तंतुल संरचना को हम निलंबक कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? निलंबक। निलंबक की सबसे अग्र कोशिका, सबसे आगे स्थित कोशिका, शीर्षक कोशिका, जो एक फूल कर गोलाकार संरचना या बड़े आकार की हो जाती है, इस संरचना को शुष्कांग कहते हैं या हस्टोरियम कहेंगे। किसमें हुआ? यह आधारीय कोशिकाओं से परिवर्तित हुआ। तो आधारीय कोशिका निलंबक का निर्माण करती है। निलंबक इस भ्रूण को भ्रूणकोश में निलंबित रखता है, और आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई में वृद्धि होने से ये शुष्कांग के माध्यम से भ्रूणपोष से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं शीर्षक कोशिका। शीर्षक कोशिका से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होता है, इसलिए इसको भ्रूणीय कोशिका भी कह सकते हैं। इस भ्रूणीय कोशिका में पहले अनुदैर्ध्य विभाजन होने से 2 कोशिका बनी, फिर अनुप्रस्थ विभाजन से 4 कोशिका बनी। तो ये जो भ्रूणीय संरचना है वो 4 कोशिकीय बन गई। अब इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो कितनी कोशिका बनेगी? 8 कोशिका बनेगी। 4 से कितनी बनी? 8। तब हम उसको ऑक्टेंट स्टेज नाम देंगे। यही बना देता हूँ मैं इसको। कौन सी अवस्था बनी? ऑक्टेंट। अथवा इसमें परिणत विभाजन होता तो भी 8 कोशिका बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोशिका बनी। इस स्टेज को नाम देते हैं ऑक्टेंट या अष्टांग अवस्था। फिर इस टेट्राड में या ऑक्टेंट में परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? परिणत। परिणत हमेशा परिधि के समांतर होने वाला विभाजन है। इसके फलस्वरूप एक तो बाह्य परत का निर्माण होगा, बाह्य परत या बाह्य परत की कोशिका, और दूसरी बनी आंतरिक परत या आंतरिक परत की कोशिका। आंतरिक कोशिका कितनी परतों का निर्माण होगा? 2। बाह्य परत है वो आगे जाकर के डर्मेटोजन का निर्माण करेगा। डर्मेटोजन से ही एपिडर्मिस का निर्माण होगा।
तो ये जो संरचना बन जाएगी इसकी बाह्य परत से, वो एपिडर्मिस या डर्मेटोजन का निर्माण हो गए, डर्मेटोजन। जबकि आंतरिक परत की जितनी भी कोशिका हैं वो सभी असमान विभाजन, अपनत विभाजन के द्वारा एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण पूरी की पूरी भ्रूणीय संरचना एक गोलाकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था को ग्लोब्यूलर अवस्था नाम देते हैं। गोलाकार संरचना बनी, वो कौन सा बना? ग्लोब्यूलर भ्रूण का निर्माण हुआ। लेकिन चूंकि यह संरचना अभी पूर्ण रूप से भ्रूण नहीं है, इसलिए इसको हम प्राक भ्रूण के नाम से जानते हैं, प्रो एम्ब्रियो कहेंगे इसको। अब आगे क्या होगा? डर्मेटोजन बाह्य त्वचा का निर्माण करेगा और आंतरिक क्षेत्र की कोशिका में अंग जनन के द्वारा भ्रूण के विभिन्न प्रकार के अंगों का परिवर्तन होगा, जैसे बीजपत्र बनेंगे, परो बनेगा, मूलांकुर बनेगा, एपिकोटाइल बनेगा, हाइपोकोटाइल बनेगा, इत्यादि प्रकार की कई कोशिकाओं का निर्माण किससे होगा? इस ग्लोब्यूलर प्राक भ्रूण से। डर्मेटोजन के जस्ट नीचे स्थित बीजपत्र की कोशिकाओं में वृद्धि होने से ये प्राक भ्रूण हृदयकार हो जाता है। ग्रंथीय या ग्लोब्यूल अथवा गोलाकार प्राक भ्रूण के पार्श्व भाग में स्थित ये कोशिकाएं, जिनको हम बीजपत्र कोशिका कहते हैं, ये बीजपत्र कोशिकाओं में अथवा पार्श्वीय भाग में अतिवृद्धि होने से, या हम ये कह सकते हैं कि पार्श्वीय भाग की कोशिकाओं में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जबकि शीर्षक भाग की कोशिकाओं में ग्रोथ कम होती है, जिसके फलस्वरूप दो पालियाँ विकसित हो जाती हैं। इस पालियों के विकसित होने से ये प्राक भ्रूण हृदयकार प्राक भ्रूण कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? हृदयकार प्राक भ्रूण। ये जो निलंबक है, निलंबक की लंबाई में आवश्यकता अनुसार वृद्धि होती रहती है। ये जो पालियां विकसित होती हैं, ये बीजपत्र का निर्माण करेगी। किसका करेगी? बीजपत्र। गोलाकार प्राक भ्रूण तक विकास एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में एक समान होता है, लेकिन यदि दो बीजपत्र का निर्माण होता है तो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है, और यदि एक पाली विकसित नहीं होती, एक ही विकसित होती है, तो बीजपत्र एक ही बनता है, जिसके फलस्वरूप द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। इन बीजपत्रों की लंबाई में और अधिक वृद्धि होने से बीजपत्र स्पष्ट रूप से बड़े आकार के बन जाते हैं, और जैसे बीजपत्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, गोलाकार संरचना के केंद्रीय भाग की कोशिका में अंग जनन के फलस्वरूप दो संरचनाएं और विकसित होती है। एक को हम प्ल्यूमूल अथवा प्रांकुर कहते हैं। तो इन बीज पत्रों के आधारीय भाग से जस्ट ऊपर की ओर स्थित होता है, उसको हम प्रांकुर कहते हैं। क्या नाम देंगे? प्रांकुर। और प्रांकुर के जस्ट नीचे की ओर या बीज पत्र के आधारीय भाग से नीचे की ओर, जहाँ से बीज पत्र जुड़े हुए हैं, उससे जस्ट नीचे की ओर संरचना होती है, वहाँ पर मूलांकुर विकसित होता है। परांकुर से भ्रूण के अंकुरण के दौरान प्रोतंत्र विकसित होता है, जबकि मूलांकुर से मूल तंत्र का विकास होता है। इस परांकुर के जस्ट नीचे की ओर स्थित कोशिकाएं, जो बीज पत्र से थोड़ी ऊपर स्थित होती है, इन कोशिका समूह को हम एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल। जबकि इस मूलांकुर के जस्ट ऊपरी की ओर स्थित इन कोशिकाओं को हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मूल के शीर्ष भाग का निर्माण करता है या मूलगोप का निर्माण करता है। मूलांकुर से पूर्ण रूप से मूलांकुर का निर्माण होता है। इस प्रकार की बनी हुई इस संरचना को भ्रूण नाम देते हैं। इस भ्रूण में मूलांकुर और परांकुर तथा मूलांकुर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। रेखा जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसको हम काल्पनिक रेखा ही कहते हैं। इस काल्पनिक
रेखा जो कि कोशिकाओं से निर्मित होता है उसको भ्रूणीय अक्ष नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष के शीर्ष भाग पर प्रांकुर स्थित होता है और भ्रूणीय अक्ष के आधारीय भाग पर मूलांकुर स्थित होता है। निलंबक अगेन आवश्यकता अनुसार उसकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है। ये जो पूरी संरचना बनेगी वो भ्रूण कहलाती है, क्योंकि भ्रूण का परिवर्तन भ्रूण कोश में हो रहा है। तो प्रारंभ में इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे और निलंबक में ग्रोथ होने से भ्रूणीय संरचना पूर्ण रूप से मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद में इस प्रकार की दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, पूर्ण रूप से उल्टी मुड़ी हुई थी। यदि हमारा डायग्राम इस प्रकार का बनाता है तो भी वो बिल्कुल ही सही होता है। यदि वो एक बीजपत्री भ्रूण के अंतर्गत परिवर्तित होता है तो कौन सा बीजपत्र नहीं बनेगा? एक बीजपत्र नहीं बनेगा, जिसके फलस्वरूप प्रांकुर और मूलांकुर होंगे वो इस भ्रूणीय संरचना के पार्श्व भाग में स्थित होते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाएगा। तो ये मूलांकुर हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा, इसके ऊपर प्रांकुर चोल आएगा, मूलांकुर चोल आएगा और ये बीजपत्र आएगा। एक बीजपत्री पादप में बीजपत्र के चारों ओर एक कठोर आवरण युक्त संरचना पाई जाती है। उसी आवरण युक्त संरचना को स्केटुलम या विरुद्धका कहते हैं। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म में भ्रूण का परिवर्तन होता है। एग्जाम में इस भ्रूण परिवर्तन से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, जैसे द्विबीजपत्री पादपों में परिवर्तित होने वाले प्रारूपिकी भ्रूण की विभिन्न अवस्थाओं का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। बीजपत्र जो भ्रूण में बनते हैं वो सामान्य तौर पर पूज्यीय पदार्थ युक्त होते हैं, जो अंकुरण के दौरान मूलांकुर और प्रांकुरण को प्राप्त होते हैं, जिससे बीज का अंकुरण होता है। इस अंकुरण के दौरान परांकुर से पहले परोतंत्र विकसित होता है या मूलांकुर से मूल तंत्र। तो अंकुरण के दौरान मूलांकुर से पहले मूल विकसित होती है, तत्पश्चात परांकुर से परोतंत्र का विकास होता है। ये भ्रूण हमें बीज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे चने के बीज को तोड़ते हैं तो उसके शीर्ष भाग पर एक खड्डे में वाय आकार की एक श्वेत छोटी सी मांसल संरचना होती है। वो संरचना क्या कहलाती है? वो उस पादप का भ्रूण होता है। तो हम भ्रूण को नग्न आंखों से आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से नारियल को जब तोड़ा जाता है तो नारियल की गिरी के ऊपरी भाग पर कभी कभी एक छोटी सी वाइट कलर की मांसल संरचना दिखाई देती है, वाय आकार की, वाइट रंग की होती है। वो संरचना क्या होती है? भ्रूण होता है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बीज और बीजों के प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू।